तो यार अब हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो हमारा एसिटाइल कोलिन है, ठीक है, तो वो हमारा साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाता है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये जो हमारा ये तो न्यूरॉन सेल हो गया और ये हमारा मसल सेल हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो अब हमारा एसिटाइल कोलिन साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गया, ठीक है। और अगर हम एक और स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास पोस्ट जंक्शन फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये मसल सेल के फोल्ड होते हैं, ठीक है। और इनका क्या काम होता है, ठीक है, ये मसल सेल्स के फोल्ड्स होते हैं जो हमारा एसिटाइल कोलिन है यहाँ पर बाइंड करता है, ठीक है। और ये हमारे जो सरफेस एरिया है, ठीक है, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं मसल सेल के, ताकि ये स्टिमुलस अच्छे से रिसीव कर सकें मोटर न्यूरॉन से, ठीक है। और हमारा जो एसिटाइल कोलिन है अब यहाँ पर आएगा, ठीक है। और इसमें स्पेशल लाइगेंड चैनल्स होते हैं, ठीक है, ये वाले हमारे लाइगेंड चैनल्स होते हैं, ठीक है। तो दीज आर प्रेजेंट ऑन मसल सेल एंड दीज आर स्पेशल चैनल्स, ठीक है। और लाइगेंड का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो जो भी कोई भी सब्सटेंस जब यहाँ पर बाइंड करेगा लाइगेंड पर, ठीक है, सब्सटेंस बाइंडिंग टू चैनल प्रोटीन एंड फैसिलिटेटिंग इट्स चेंज, ठीक है। तो कोई भी सब्सटेंस जैसे हमारा एसिटाइल कोलिन हो गया इस एग्जांपल में, ठीक है, तो जब भी ये यहाँ पर बाइंड करेगा, ठीक है, इसके एक रिसेप्टर पर बाइंड करेगा तो ये हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसकी कॉन्फर्मेशन चेंज हो जाएगी, ठीक है, इसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो लाइगैंड उसी चीज़ को कहते हैं जो हमारी इस चैनल की शेप को चेंज करता है, ठीक है। तो उसे हम लाइगैंड गेटेड चैनल्स कहते हैं, ठीक है। और ये स्पेसिफिक टाइप के होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इन यहाँ पर हमारा निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। तो इस लाइगैंड चैनल का नाम है निकोटिनिक रिसेप्टर टाइप 1, अगर हम और भी स्पेसिफिक जाएँ, ठीक है। और इसका पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। पेंटामेरिक का मतलब होता है पाँच पाँच में हमारे 5 प्रोटीन सब यूनिट से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये अगर इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये तो इसमें 5 प्रोटीन के सब यूनिट होंगे, ठीक है। 2 तो इसमें अल्फ़ा होते हैं, ठीक है, अल्फ़ा और अल्फ़ा, ठीक है। और एक बीटा होता है, एक गामा होता है और एक डेल्टा होता है, ठीक है। तो ये 2 अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा, ठीक है। तो ये 5 पेंटामेरिक स्ट्रक्चर से बना है, ठीक है। तो अब एसिटाइल कोलिन आकर इस स्पेसिफिक रिसेप्टर पर बाइंड करेगा, ठीक है। और हम मानते हैं कि जब ये बाइंड करेगा, ठीक है, एसिटाइल कोलिन इस पे आकर बाइंड करेगा, ठीक है, तो जो हमारा मसल सेल होता है, ठीक है, वो हमारा रेस्टिंग कंडीशन में होता है और उसे हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। जब भी हमारा सेल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में होता है, ठीक है, तो उसमें एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, ये एक वोल्टेज होती है जो कि स्पेशली डेवलप होती है इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड, ठीक है। तो अगर हम देखें जब हमारा सेल रेस्ट पे होगा तो उसमें एक वोल्टेज होगी जो कि इनसाइड द सेल होगी, ठीक है। और उसका नाम ही हमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है और ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में अलग अलग होता है, ठीक है। अगर हम स्केलेटल मसल में देखें तो ये -90 मिली वोट होता है और अगर हम न्यूरॉन में देखें तो ये हमारा -70 मिली वोट होता है, ठीक है। तो अब हम अगर देखें तो हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनता कैसे है, ठीक है। तो अगर हम इसे ग्राफ में देखें, ठीक है, तो एक तरफ तो हम हमारा टाइम ले लेते हैं जो कि मिली सेकंड में होता है और एक तरफ हम वोल्टेज ले लेते हैं, ठीक है, जो हमारी मिली वोल्ट्स में होती है, ठीक है। तो हमारे सेल में 2 तरह के चैनल्स होते हैं, एक तो सोडियम पोटेशियम ATP। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ये एक स्पेशल प्रोटीन होता है, ठीक है, जो हमारे एवरी सिंगल सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी में होता है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है, तो ये देखो, ये है हमारा सोडियम पोटेशियम ATPase, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये चैनल क्या करेगा, ये हमारा 3 सोडियम तो हमारे सेल के बाहर भेजेगा और 2 सोडियम को अंदर ले आएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा जब और ये हमारा एनर्जी यूटिलाइज करेगा, ठीक है, इसमें ATP की खपत होती है, ठीक है। तो 3 सोडियम के चैनल 3 सोडियम के मॉलिक्यूल्स बाहर गए और 2 पोटेशियम अंदर आ गए, ठीक है। अब हम अगर देखें तो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है, नेट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, वो हमारा ज़्यादा बाहर जा रहा है एज़ कम्पेयर टू जो हमारा पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा,
जो हमारा सेल होगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज में बदलने लग जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने लग जाएगी सेल के अंदर, ठीक है। तो पहला सेल तो यही हो गया, ठीक है। जो हमारा सोडियम पोटेशियम एडीपीएस है, ठीक है, वो 3 सोडियम को बाहर भेजेगा और 2 पोटेशियम की अंदर लेगा विद द यूज़ ऑफ एटीपी, ठीक है। तो मोर पॉजिटिव आयन बाहर जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू एंटरिंग के लिए, ठीक है। तो इनसाइड द सेल बिकम इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और दूसरे जो सेल्स होते हैं, ठीक है, वो पैसिव लीकी चैनल्स हैं, ठीक है। तो ये भी सारे सेल्स में होते हैं और ये ऑलवेज ओपन होते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो जो हमारा पोटेशियम का लेवल है, ठीक है, पोटेशियम एक तो वैसे ही अंदर आ रहा है, ठीक है, पर वैसे भी पोटेशियम का जो लेवल होता है, ठीक है, वो हमेशा सेल के अंदर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब डिफ्यूज़न के प्रिंसिपल के थ्रू जो हमारा पोटेशियम है, ठीक है, वो भी बाहर जाता रहेगा, ठीक है। अब अगर ये हमारा इसकी कॉन्सेंट्रेशन बाहर कम होती है और अंदर ज़्यादा होती है, तो ये हाई हाई टू लो एरिया मूव करेगा, ठीक है। तो अब हमारी ये भी हमारा कंट्रीब्यूट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिए, क्योंकि हमारा फिर से जो पोटाशियम है वो भी बाहर जा रहा है, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती रहती है सेल की, ठीक है, क्योंकि ये हर टाइम भी लीक करते रहते हैं, ठीक है। तो पोटेशियम मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी अकर्स विच अगेन क्रिएट्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। तो यार अब क्या होगा, जो हमारा एसिटाइल कोलिन है, ठीक है, वो निकोटीन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली होता क्या है, ठीक है, तो ये तो वैसे तो बंद होते हैं, ठीक है, ये एसिटाइल, पर जब भी एसिटाइल कोलिन इसके ऊपर आकर लग जाता है, ठीक है, तो ये अपनी शेप चेंज करता है, ये डोमेन चेंज करता है, ठीक है। और नॉर्मली तो ये ऐसे बैरियर लगा कर बैठा होता है, ठीक है, पर इसके जब एसिटाइल कोलिन आता है तो ये ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये अब सोडियम आयंस को अंदर भेजेगा सेल के और पोटेशियम आयंस को सेल के बाहर भेजेगा, ठीक है। पर ये चैनल बहुत स्मार्ट होता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा सोडियम आयंस को अंदर भेजेगा और पोटेशियम आयंस को कम बाहर भेजेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ठीक है, अब हो गया एसिटाइल कोलिन स्टार्ट बाइंडिंग टू निकोटीन रिसेप्टर। तो नॉर्मली जब सेल रेस्ट पे होता है निकोटीन रिसेप्टर बंद होते हैं, ठीक है, और ये आयंस को रिपेल करते हैं, ठीक है। तो आयंस को ये जैसे सोडियम ऐसे आता है, ठीक है, पर ये रिपेल करके उसको वापस भेज देते हैं, ठीक है। पर जब एसिटाइल कोलिन इस पे बाइंड कर जाता है, ठीक है, तो ये ओपन हो जाते हैं, ठीक है, और इसके गेट्स ओपन हो जाते हैं और आयंस स्टार्ट कर देते हैं फ्लोइंग इन, ठीक है। सोडियम क्या करेगा, आउटसाइड से इनसाइड आएगा सेल में, और पोटेशियम क्या करेगा, इनसाइड से आउटसाइड चला जाएगा सेल से। पर जैसे कि मैंने कहा है ये स्मार्ट होते हैं, ठीक है, तो ये ज़्यादा सोडियम को अंदर लाएंगे और लेस पोटेशियम को बाहर जाने देंगे, ठीक है। अब ठीक है, हमारे पास ज़्यादा आयन्स अंदर बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा आयन अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा सेल क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब हुआ क्या, जब सोडियम ज़्यादा अंदर आ रहा है और पोटेशियम कम बाहर जा रहा है, ठीक है, तो हमारा जो सेल है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की तरफ चलना शुरू कर देगा, ठीक है। हमारा सेल जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना शुरू कर देगा, ठीक है, तो उसका एक पोटेंशियल बन जाएगा जो कि होता है -55 मिलीवोल्ट, ठीक है। तो ये एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंच जाएगा, ठीक है, जिसे हम एंड प्लेट पोटेंशियल भी कह देते हैं, ईपीपी, ठीक है। तो जब भी ये -55 मिलीवोल्ट्स तक पहुंच जाता है, ठीक है, तो ये दूसरे चैनल्स को भी एक्टिवेट कर देगा, वोल्टेज सोडियम गेटेड सोडियम चैनल्स वोल्टेज गेटेड जो होते हैं, ठीक है। तो ये इनके 2 गेट्स होते हैं, इनएक्टिवेशन गेट और एक्टिवेशन गेट, ठीक है। तो अब हम एक बार ग्राफ में भी देख लें, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो 90 मिलीवोल्ट्स रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल था, ठीक है, पर जब ये सोडियम के आयन अंदर आ गए, ठीक है, तो हमारा एंड प्लेट पोटेंशियल बढ़ने लग गया और ये हमारा एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पर पहुंच जाएगा जिसका होता है -55 मिलीवोल्ट, ठीक है। तो इसमें हम लिख देते हैं -55 मिलीवोल्ट, ठीक है। तो ये यहाँ तक आ जाएगा और उसके बाद क्या होगा, जो
हमारे दूसरे चैनल्स हैं वो भी ओपन होना शुरू कर देंगे, ठीक है। जैसे ये देख सकते हैं हम, ये हमारे ग्रीन चैनल्स हैं, ठीक है। तो इनके दो गेट्स होते हैं, इनएक्टिवेशन गेट और एक्टिवेशन गेट, ठीक है। तो जब भी हमारा जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो वो यहाँ तक -55 मिली वोल्ट तक आ जाएगा, तो हमारे ये एक्टिवेशन गेट हैं, ठीक है। तो ये ओपन हो जाएंगे। तो वैसे तो इनएक्टिवेशन गेट ही एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो ये ऐसे बंद कर लेता है, ठीक है। तो अब आयंस अंदर नहीं आ सकते, पर जब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और -55 मिली वोल्ट थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंच जाता है, ठीक है, तो ये एक्टिवेशन गेट ओपन स्टिमुलेट हो जाता है और ये ओपन हो जाता है, ठीक है। अब जो सोडियम है, ठीक है, वो लार्ज अमाउंट में अंदर आना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये वैसे तो इनका नाम सोडियम गेटेड चैनल ही है, ठीक है। वो वोल्टेज सेंसिटिव होते हैं, ठीक है ये। तो सोडियम ग्रेट अमाउंट में अंदर आना शुरू कर देगा, ठीक है। तो अब होगा क्या, जब हमारा एक्टिवेशन गेट ओपन हो जाएगा और सोडियम अंदर आना शुरू कर देगा लार्ज अमाउंट में, तो सेल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और बढ़ जाएगी और हमारा डिपोलराइजेशन पीक पॉइंट पर पहुंच जाएगा, जो कि होता है +30 मिलीवोल्ट्स, ठीक है। अब जब भी हमारा 30 मिलीवोल्ट से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो अब अपने आप इनएक्टिवेशन गेट ओपन स्टिमुलेट हो जाएंगे और ये चैनल्स बंद हो जाएंगे। जब भी 30 मिलीवोल्ट हमारा सेंस कर देगा और सोडियम अंदर आना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। ये जब डिपोलराइजेशन होने स्टार्ट लग जाएगी, एक्शन पोटेंशियल बनने लग जाएगा, ठीक है। तो ये जब ये पीक डिपोलराइजेशन स्टेट में आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा +30 मिलीवोल्ट था, ठीक है, तब हमारे जो सोडियम चैनल है वो बंद होने लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि हमारे सोडियम चैनल बंद हो जाएंगे जब ये +30 मिलीवोल्ट के लेवल तक। तो यार अब जब भी सोडियम अंदर आना बंद हो जाएगा, ठीक है, तो हम एक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है, जिसका नाम होता है सार्कोलेमा, ठीक है। और सार्कोलेमा क्या होता है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है मसल सेल की, ठीक है। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें, ठीक है, तो ये वाली हमारी सार्कोलेमा हो गई, ठीक है, ये वाली हमारी सारी सार्कोलेमा हो गई, ठीक है। और इसके अंदर एक इन्वेजिनेशन होती है, ठीक है, तो जिसे हम ट्रांसफर टिब्यूल या टी टिब्यूल्स कह देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमारी सार्कोलेमा है, ठीक है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और इसके अंदर एक इन्वेजिनेशन होती है, ठीक है, जो तो स्कैटर्ड होती है थ्रू आउट द मसल सेल, जिसे हम ट्रांसवर्स टिब्यूल कह जाते हैं या टी टिब्यूल्स, ठीक है। अब जो हमारी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी थी, ठीक है, जो हमारी यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यहाँ पर हमारी बन रही थी, ठीक है, तो वो इसमें भी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी ये टी टिब्यूल के साथ साथ भी हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पहुँच जाएगी। तो इससे क्या होगा, टी टिब्यूल्स तक भी पहुँच जाएगी। तो इस पर क्या होगा, हमारे जो वोल्टेज गेटेड सेंसिटिव कैल्शियम चैनल है, ठीक है, तो उनमें जो हमारा डाई हाइड्रो पिरिडीन रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम वोल्टेज गेटेड सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो जब भी ये चार्ज ये एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है, तो जब भी ये चार्ज हमारा पॉजिटिव चार्ज टी टिब्यूल से मूव करेगा, ठीक है, तो अब एक और स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं जिसे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें कि हमारा कैल्शियम रिच होता है और ये टी टिब्यूल को सराउंड करता है, ठीक है। और इसमें बिग एंड लार्ज सैक ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम कह देते हैं टर्मिनल सिस्टर्ने, ठीक है। तो ये तो हमारी सार्कोलेमा हो गई, ठीक है, और ये वाला हमारा टी टिब्यूल हो गया इन्वेजिनेशन, ठीक है। तो इसके साथ हमारे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि कैल्शियम के रिसेप्टर्स होते हैं, जिसे हम डाई हाइड्रोपिरामिडीन कह देते हैं, ठीक है। तो ये वाले वो हो गए, और ये वाला हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और अगर हम ये इन्वेजिनेशंस देखें, ठीक है, तो इसे हम टर्मिनल सिस्टर्ने कह देते हैं, ठीक है। ये वाले जो हमारे टर्मिनल सिस्टर्ने हैं, ठीक है। तो आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा, ठीक है। तो
हमें टर्मिनल सिस्टर्ने तक पढ़ लिया। और इसे ट्रायड भी कह देते हैं, ठीक है। जब भी दो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक टी ट्यूब्यूल मिलता है, ठीक है, तो जैसे इधर देखें, ये हमारा एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और ये एक टी ट्यूब्यूल हो गया, और एक ये हमारा फिर से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है। तो इन तीनों को मिलकर हम ट्रायड का नाम देते हैं, ठीक है। तो अब होगा क्या, एक रायोनिडीन रिसेप्टर 1 स्पेसिफिक होता है, ठीक है, जो कि हमारा प्लग्ड इन होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। तो ये तो हमारा टी ट्यूब्यूल हो गया, ठीक है, अगर हम इस डायग्राम में देखें, और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा है, ठीक है। और ये वाला हमारा रायोनिड डाईहाइड्रोपिरिडीन रिसेप्टर हो गया, ठीक है, ये हमारा डायोपिरिडीन रिसेप्टर हो गया। और ये हमारा रायोनिडीन रिसेप्टर 1 हो गया, ठीक है। और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्लग होता है, ठीक है, प्लग्ड इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो जब भी ये हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये स्टिमुलेट कर देगा हाइड्रोपिरिडीन को, ठीक है। तो ये चार्ज आया और इसने स्टिमुलेट कर दिया इस रिसेप्टर को, तो ये क्या होता है, ये डायनियोरिस रिसेप्टर को बाहर खींच लेगा, ठीक है। तो ये पुल आउट हो जाएगा, और ये किसके साथ बाइंड होता है, ठीक है, ये हमारा रायोनिडीन रिसेप्टर 1 के साथ भी बाइंड होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये सारे इस स्ट्रक्चर को पुल कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये पुल हो जाएगा, ठीक है, मेम्ब्रेन ओपन हो जाएगी, और कैल्शियम क्या करेगा, अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम बाहर आना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो अब कैल्शियम जब सेल में आ जाएगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेगा, ठीक है, जैसे हमने पिछले स्ट्रक्चर में पढ़ा था, ट्रोपोनिन के बाइंड करेगा सार्कोमियर में। और इससे क्या होगा, जो हमारी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, ठीक है, वो इनिशिएट हो जाएगी, मतलब हमारी मसल कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यही हमारा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि सोडियम के चैनल्स बंद हो गए, ठीक है, अब हमारी रीपोलराइजेशन भी होनी है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब सोडियम के चैनल्स बंद हो जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पोटेशियम के चैनल्स जो कि वोल्टेज गेटेड होते हैं, ठीक है, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं +30 मिलीवोल्ट्स पर, ठीक है। अब ये एक्टिवेट होंगे, ठीक है। अब जब ये गेट्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है, अगर हम इस डायग्राम में देखें, ठीक है, तो ये वाले चैनल्स, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यहाँ तक भी आ जाएगी, ठीक है। जब ये इन सेल चैनल्स तक पहुँचेगी, ठीक है, तो इनके एक्टिवेशन गेट ओपन हो जाएंगे, और पोटेशियम सेल से बाहर जाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब अगर ये सेल्स पॉजिटिव चार्ज सेल से बाहर जाने लग गया, ठीक है, तो होगा क्या, हमारा जो सेल है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने लग जाए, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज फ्लड आउट ऑफ द सेल एंड इनसाइड द सेल बिकम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो ये तब तक बाहर होता रहता है जब तक हमारा इक्विलिब्रियम नहीं पहुंच जाता, जब जो कि होता है -90 मिलीवोल्ट, ठीक है। और ये प्रोसेस फिर से दोबारा होता रहता है, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल फिर से बनेगा, ठीक है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक पहुंचकर ये दोबारा बनेगा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, जब सोडियम चैनल का इन्फ्लक्स होगा, जब ये 30 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाएगा, ठीक है, -55 मिलीवोल्ट से 30 मिलीवोल्ट तक जब सोडियम चैनल इन्फ्लक्स होगा, तो हमारा डीपोलराइजेशन स्टेट होगा, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। पर जब ये 30 मिलीवोल्ट तक होगा, तो कैल्शियम के चैनल खुल जाएंगे, और पोटेशियम के चैनल खुल जाएंगे, और पोटेशियम बाहर चले जाना जाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल फिर से वापस आ जाएगा, जिसे हम रीपोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस वाले पार्ट को देखें, ठीक है, तो ये हमारा सार्कोलेमा होता है, ठीक है, इसमें ट्रांसफर टिब्यूल होता है, टी टिब्यूल्स। जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ तक आएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये डाइपिरिमिडीन रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, जो कि अगेन यहाँ से इसको जो इसकी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये हमारी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, तो यहाँ से इसको खींच देगा, और ये मेम्ब्रेन ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें कैल्शियम होता है, ठीक है। अब कैल्शियम इस सेल में आ जाएगा, ठीक है। जब ये सेल में आ जाएगा, ये कैल्शियम जाकर हमारा जो ट्रोपोनिन को स्टिमुलेट करेगा, जिससे कि हमारी मसल कंट्रैक्शन स्टार्ट होगी थ्रू द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो यार अब हमने पिछली वीडियो में देखा कि हमारा जो कैल्शियम है, ठीक है,
वो हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो अब एक तो हमारे दिमाग में सवाल आता होगा कि कैल्शियम इतना ज़्यादा कंसनट्रेटेड कैसे होता है, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। तो उसका कारण होता है ये प्रोटीन जिसका नाम है कैल्सीस्क्वेस्ट्रिन, ठीक है। तो होगा क्या है, जैसे ये हमारा, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। इसमें हमें पता है कि कैल्शियम होता है। इसमें एक प्रोटीन होता है जिसे हम कैल्सिकोएस्ट्रिन कहते हैं, ठीक है। तो वो इस कैल्शियम को पकड़ कर रखता है, ठीक है। तो इसके लिए ये यहाँ से इतना कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है। तो अब हम आगे चलें, ठीक है। अब हमारा कैल्शियम, ठीक है, सेल में आ गया, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आ गया, ठीक है। तो अब ये ट्रोपोनिन पर जाकर अटैच होगा, ठीक है। अब ये हमारा ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी, ठीक है, और ट्रोपोनिन आई, ठीक है। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कैल्शियम हमारा ट्रोपोनिन सी पर आकर अटैच होगा, ठीक है। तो जब भी कैल्शियम बाइंड होगा ट्रोपोनिन पर, ठीक है, तो ये ट्रोपोनिन सी के मॉलिक्यूल को अपने साथ खींचेगा, जिससे कि हमारा ट्रोपोमायोसिन भी साथ में खींचा जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे खींचा जाएगा, ठीक है, ये ऐसे खींचा जाएगा। तो ये हमारा जो ट्रोपोमायोसिन है, ठीक है, वो डिटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, ठीक है, ये हमारा एक्टिव और एक्टिव साइट थी, ये हमारा मायोसिन हेड था, ठीक है। और ये हमारा जो ट्रोपोनिन था, ये इसके ऊपर ऐसे लगा होता है, ठीक है। तो ये इसको ब्लॉक करता है, मायोसिन हेड को ब्लॉक करता है एक्टिन के साथ अटैच होने से, ठीक है। तो ये वाला हमारा जो ये ग्रीन का प्रोटीन है ट्रोपोमायोसिन, ये हमारा साइड में हो जाएगा, ठीक है। पहले ये ऐसे लगा हुआ था इसके ऊपर, ठीक है। तो ये इसको ब्लॉक करता था मायोसिन हेड को एक्टिव साइड या एक्टिन के साथ बाइंड करने से, ठीक है। तो ये हमारा जब कैल्शियम इसके इसके ऊपर कैल्शियम आकर लगेगा, ठीक है, तो ये इसका साइड में हो जाएगा, ठीक है। ट्रोपोमायोसिन हमारा साइड में हो जाएगा, ठीक है। तो जब मसल हमारा रेस्ट में होता है, ठीक है, तो ट्रोपोमायोसिन वैसे तो मायोसिन हेड को ब्लॉक करता है एक्टिव साइड से मिलने से, पर जब भी कैल्शियम आएगा तो ये डिटैच हो जाएगा और हमारा मायोसिन हेड एक्टिव साइड के साथ बाइंड होना चाहेगा, ठीक है। तो अब हम इससे प्रोसीजर को देखते हैं, ठीक है। और इसको कहते हैं हम स्टेप्स ऑफ ये थ्योरी होती है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ठीक है। तो हुआ क्या, कैल्शियम आया, उसने ट्रैवल किया सार्कोमियर पर, ठीक है। सार्कोमियर जो हमारा ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये हमारा सारा सार्कोमियर हो गया, ठीक है, ये सेल के अंदर होता है, ठीक है। ये सार्कोमियर में आया, ठीक है। और टीएनसी साइट ऑफ ट्रोपोनिन के पास आकर ये ट्रोपोमायोसिन को खींच लेता है, ठीक है। और हमारी एक्टिव साइट है, एक्टिन बाइंडिंग साइट, यहाँ एक्टिव साइट कह देते हैं, वो रिलीज हो जाती है, ठीक है। और अब ट्रोपोमायोसिन पुल्ड आउट हो गया एक्टिन बाइंडिंग साइट से। अब मायोसिन का जो हेड है वो बाइंड कर सकता है एक्टिन के साथ, ठीक है। पर अगर हम इसे डायग्राम में देखें, ठीक है, तो हमें पता है ये हमारा एक्टिन हो गया एक्टिव साइट या एक्टिन बाइंडिंग साइट, और ये हमारा मायोसिन हेड हो गया, ठीक है। तो ये अगर हम देखें तो ये डिटैच फॉर्म में था, ठीक है, ये अभी डिटैच फॉर्म में है, क्योंकि इसके साथ जब भी एटीपी अटैच होता है इसके साथ, हमें पता है मायोसिन हेड के पास एटीपी होता है, ठीक है। तो ये डिटैच फॉर्म में है अभी, ठीक है। पर अब क्या होगा, जो हमें हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी होगा, ठीक है। अब हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी क्या होगा, ऐसे देखो, ठीक है। अब होगा क्या, मायोसिन का हेड अभी डिटैच है, ठीक है। तो मायोसिन हेड को भी बाइंड करने के लिए एटीपी को तोड़ना पड़ेगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। क्योंकि मायोसिन हेड को एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो वो एनर्जी कैसे आएगी, जब वो एटीपी को एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। उस एनर्जी से ये मायोसिन हेड उसके बाइंडिंग साइट पे जाकर लगेगा, ठीक है। अब अगर हम देखें एटीपी का स्ट्रक्चर, ठीक है, एटीपी में क्या होता है, एडिनोसिन, राइबोज और फॉस्फेट की 3 बॉन्ड्स होती हैं, ठीक है, ATPPP, ठीक है। अब हाइड्रोलाइसिस क्या होती है, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस होगी सबसे पहले एटीपी की। हाइड्रोलाइसिस में ये सेकंड और थर्ड बॉन्ड बीच में से टूट जाती है, ठीक है, जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अब होगा क्या, ये डी अटैच था, अब इसने अटैच होना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी होगी, ठीक है। और
वो क्या कन्वर्ट हो जाएगी एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब भी ये एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, तो अगर हम देखें ये हमारा एनर्जी प्रोड्यूस मायोसिन हेड जो होगा वो हमारा कॉक बैक हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम ये देखें, ठीक है, ये हमारा एक्टिन हो गया ये ऊपर वाला, और ये मेरा हेड मायोसिन हेड हो गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये कॉक बैक हो जाएगा, कॉक बैक पोजीशन ये वाली होती है, ठीक है। मायोसिन हेड हमारा पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें, तो अगर हम सपोज करें ये हमारा फर्स्ट एक्टिंग बाइंडिंग साइट थी, ये सेकंड, ये और ये थर्ड, और ये हमारा मायोसिन हेड 1 था, मायोसिन हेड 2 और 3, ठीक है। तो जो हमारा मायोसिन हेड है, ठीक है, तो वो कॉपैक हो जाएगा, मतलब आगे पीछे स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट है वैसे तो ये इसमें होना चाहिए, पर ये फर्स्ट मायोसिन हेड सेकंड एक्टिव बाइट के साथ चला जाता है, और सेकंड मायोसिन हेड और हमारा ये थर्ड में चला जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो इस पोजीशन को क्या कहते हैं, कॉक बैक पोजीशन, ठीक है। एग्जांपल मायोसिन हेड 1 कॉक बैक एंड बाइंड टू एक्टिव एक्टिन साइट 2, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब हमारे इस पोजीशन में तो आ गया, ठीक है। अब अगेन क्या होगा, जो हमारा फॉस्फेट है, ठीक है, फॉस्फेट भी रिलीज होना जाएगा, ठीक है। अब जब फॉस्फेट रिलीज होगा, ठीक है, तो जो भी हमारा ये एक्टिन का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, जिसे हम थिन फिलामेंट भी कह देते हैं, ठीक है। तो जब ये इतनी एनर्जी रिलीज होगी, जब ये रिलीज होगा, ठीक है, तो ये पुश बैक मारेगा, एक पुश बैक स्ट्रोक होता है, ठीक है, पावर स्ट्रोक मारेगा, जिससे क्या होगा, जो हमारा एक्टिन का फिलामेंट है, ठीक है, तो इतना ज़्यादा पुश बैक हो जाएगा, ठीक है, पुश एक्टिन बैक टूवर्ड्स एम लाइन, ठीक है। तो ये एम लाइन अब एडीपी जाएगा, ठीक है। एम लाइन कौन सी होती है, ठीक है, ये वाली हमारी एम लाइन हो गई, ठीक है, और ये वाले हमारे एक्टिन हेड हो गए, एक्टिन और मायोसिन हेड, ये भी हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो हमारी ये वाले जब एक्टिन क्रॉस ओवर करना जाएगा एक दूसरे के पास, ठीक है, तो ये वाली दोनों लाइंस इस एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, ताकि ये एम लाइन टुवर्ड एम लाइन हो सकें, ठीक है। तो ये वाला हमारा सारा इधर हो जाएगा, ठीक है। और पावर स्ट्रोक क्या होता है, ठीक है, पावर स्ट्रोक हमने पता लग गया कि पावर स्ट्रोक हो गया, ठीक है, एम लाइन की तरफ हमारा एक्टिन जा रहा है, ठीक है। तो जो हमारा मायोसिन के हेड होंगे, ठीक है, मायोसिन के हेड अगर ऐसे पड़े थे, ठीक है, पहले ऐसे हो गए, ठीक है, पर जब ये ऐसे खींचा गया, ठीक है, ऐसे खींचा गया, ठीक है, तो ये ऐसे अकड़ जाएगा, ठीक है, एटीपी का मायोसिन का हेड अकड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी पोजीशन चेंज होगी, ठीक है। तो जैसे ये पहले ऐसे पड़े थे, ठीक है, अब थोड़े से ये टाइट ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। अब ये कंस्ट्रेंड पोजीशन में कह सकते हैं हम, ये कंस्ट्रेंड पोजीशन में है, ठीक है। तो अब ये हमें खुद ही पता है, जब हम ऐसे अकड़ कर बैठे होते हैं, ठीक है, तो हमें रेस्ट चाहिए होती है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो हमारा एडीपी मॉलिक्यूल रह गया, ठीक है, तो ये डिस्प्लेस होना जाएगा, ठीक है। और ये डिस्प्लेस होगा तो तभी इस पर आकर एटीपी जुड़ सकेगा, ठीक है। अब जब भी इसके पास एटीपी आ जाएगा, ठीक है, तभी ये मॉलिक्यूल डी अटैच हो सकता है, ठीक है, तभी ये रेस्टिंग पोजीशन में अपनी में वापस आ सकता है, ठीक है। तो हमें एटीपी कहाँ से मिलेगा, सेलुलर रेस्पिरेशन से हमारे पास एटीपी आएगा, जो कि एरोबिक या एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों से आ सकता है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में जो हमारा एटीपी खत्म हुआ था, एटीपी आकर जुड़ जाएगा, ठीक है, और ये वाला हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये वाली प्रोसेस तो चल ही रही है, क्योंकि पावर स्ट्रोक बन ही रहे हैं, ठीक है। तो जब तो जैसे ये हमारा फर्स्ट वाला पहले सेकंड पर था, ठीक है, ये फिर थर्ड पर आ जाएगा, ठीक है, जब भी पावर स्ट्रोक बनता रहेगा, ठीक है। तो ये सब्सिक्वेंटली ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक हमारे ये दोनों, ये वाला एक्टिन और ये वाला एक्टिन, ठीक है, थिन फिलामेंट एक दूसरे के बिल्कुल क्रॉस ओवर नहीं कर देते, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं आ जाते, ठीक है। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा, ठीक है। तो और ये मायोसिन हेड अभी आगे पीछे, ठीक है, ऐसे ऐसे होते रहेंगे, ठीक है। ये एक्टिन साइट जैसे इस पे था, फिर ये इधर हो गया तो ये इस पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा ये दोबारा इस फॉर्म में नहीं आता था, ठीक है। तो इससे ही मसल, तो यार अब हम इस स्ट्रक्चर में देख लेते हैं, ठीक है, हमारा क्या होगा इसमें, ठीक है। तो यार हमें पता है, ठीक है, जो हमारी मिडल में से सार्कोमियर के मिडल में से जाती है, ठीक है, तो उसे हम एम लाइन कहते हैं, ठीक है। और
अगर दो थिन फिलामेंट्स के बीच का डिस्टेंस देखें, ठीक है, तो वो होता है हमारा एच जोन। और ये हमारा ए बैंड होता है, ठीक है, जो हमारी थिक फिलामेंट की थिकनेस होती है, ठीक है, तो ये वाली हमारी ए बैंड होगी, ठीक है। और अगर हम आई बैंड को देखें, ठीक है, तो ये एक थिक फिलामेंट और दूसरे एडजेसेंट फिलामेंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, तो उसे आई बैंड कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें, ठीक है, तो ये रिलैक्स पोजीशन में है, ये रेस्ट में है, ठीक है। और ये वाला देखें तो ये कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इन जोन्स का क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एच जोन है वो डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो दो थिन फिलामेंट है, ठीक है, तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देंगे, ठीक है, कंट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। तो ये दोनों, ये हमारा एच जोन था, ठीक है, ये वाला थिन फिलामेंट और ये वाला थिन फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर आ गए, ठीक है। इससे एच जोन हमारा डिसअपियर हो जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद। और जो ए बैंड होता है, ठीक है, ए बैंड की थिकनेस रिमेन ही रहती है, क्योंकि जो हमारा थिक फिलामेंट है, ठीक है, तो इसकी शेप में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। तो ए बैंड हमारा वैसे ही सेम रहेगा, ठीक है। और अगर हम जेड डिस्क की बात करें, ठीक है, तो ये वाला हमारा, हमें बताइए, ये हमारा जेड डिस्क होता है, ठीक है। तो जेड डिस्क क्या होगा, ये हमारा एक दूसरे के साथ आ जाएगा, एक दूसरे के क्लोज़र आ जाएगा, क्योंकि ये इससे बंधा होता है, ये टाइटन प्रोटीन होता है, ठीक है, ये वाला हमारा टाइटन प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये स्ट्रेच हो सकता है, ठीक है। अब इस टाइटन प्रोटीन की स्ट्रेचिंग की वजह से जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये सिकुड़ जाएगा, ठीक है। अब ये सिकुड़ जाएगा तो ये सिकुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो जेड डिस्क एक दूसरे के पास आ जाएगा, ठीक है। तो हमने देख लिया एच जोन डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। ए बैंड रिमेन वैसे ही रहेगा, ठीक है, और आई बैंड भी। अब हम जेड डिस्क हमारा इसकी एक दूसरे के क्लोज रह जाएगा, ठीक है। अब वैसे तो ए बैंड तो सेम ही रहता है, पर जब हम अगर एक एडजेसेंट ए बैंड को देखें, ठीक है, अगर ये दोनों ए बैंड को देखें, ठीक है, अब जेड डिस्क हमारा क्लोजर आ रहा है एक दूसरे के साथ, ठीक है, जेड की थिकनेस कम हो रही है, ठीक है। तो ए बैंड की भी हमारी थिकनेस एडजेसेंट एक दूसरे के साथ आएगी, क्योंकि शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोलेमा हो रही है, ठीक है, सार्कोमियर हो रही है, ठीक है, सार्कोमियर, क्योंकि जो जेड लाइन है वो एक दूसरे के साथ आगे आ रही है, ठीक है। अब जेड लाइन की वजह से जो हमारा आई बैंड है, ठीक है, आई बैंड हमें पता है जैसे कि ये एक थिक फिलामेंट और दूसरे थिक फिलामेंट के साथ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम आई बैंड कहते हैं, ठीक है। अब जो जेड डिस्क है, ठीक है, वो एक दूसरे के ये एक दूसरे के पास आ रही हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, जो हमारा आई बैंड है वो भी डिसअपीयर होना शुरू कर देगा, और कई कई केस में तो ये डिसअपीयर भी हो जाएगा, ठीक है। जब भी हमारे मसल्स अब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, तो हमारे मसल फाइबर रिलैक्स भी होना चाहेंगे, ठीक है। तो रिलैक्सेशन कैसे अचीव करते हैं, ठीक है। तो एक तो वो अपने एक्साइटेड स्टेट जो कि +30 मिली वोल्ट्स है, ठीक है, तो अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या रेस्टिंग स्टेट में जो कि है -90 मिली वोल्ट स्केलेटल मसल्स के लिए, ठीक है, तो वो रेस्टिंग स्टेट में जाना प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो ये होगा कैसे, इट इज़ अचीव थ्रू वोल्टेज गेटिंग पोटेशियम चैनल्स, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, अब रिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या, जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, तो पॉजिटिव 30 मिली वोल्ट्स जब हमारा पीक डीपोलराइजेशन पोटेंशियल पहुँच जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, इनके जो ये वाले एक्टिवेशन गेट हैं, ठीक है, तो ये ओपन हो जाएंगे। इससे क्या होगा, ये वाला हमारा चैनल खुल जाएगा, ठीक है। एक्टिवेशन गेट +30 मिली वोल्ट्स पर खुल जाएंगे, जिससे क्या होगा, जो हमारा रैपिड इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है सेल के अंदर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है और बाहर कम होती है सेल के अंदर, ठीक है। तो ये रश करेगा बाहर की तरफ जाने को, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ख़त्म होने लग जाएगा, ठीक है, पोटेशियम बाहर जाने लग जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज बनने लग जाएगा, ठीक है। और ये स्टिमुलेट भी, ये इनएक्टिवेशन गेट भी स्टिमुलेट होने लग जाता है जब भी 30 मिली वोल्ट होता है, ठीक है। पर ये क्लोज तब तक नहीं होगा जब तक हमारा 90 मिली वोल्ट्स हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये जब हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव हो जाएगा, ठीक है, तो ये अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है, और पोटेशियम का ई फ्लक्स रुक जाएगा, ठीक है।
तो ये तो हमारा हो गया रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। इस डायग्राम में भी देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा जब ई फ्लक्स होगा पोटेशियम चैनल्स का, ठीक है, तो ये हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव कर लेगा +30 मिलीवोल्ट से -90 मिलीवोल्ट में, ठीक है। और अगर हम और चीज़ देखें, ठीक है, तो इसके साथ जब कैल्शियम भी चाहेगा कि वो भी लीव हो, ठीक है, कैल्शियम यहाँ पर लगा होता है, ठीक है, तो वो भी अपना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाना जाएगा, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, अब कैल्शियम ट्रोपोनिन से अलग हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से जाकर ये ट्रोपोनिन है, ठीक है, तो इससे अलग हो जाएगा और ये सार्कोमियर में जाना जाएगा, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाना जाएगा, ठीक है। तो अब ये होगा जब ये इसको लीव कर देगा, ठीक है, तो अब ट्रोपोमाइसिन का क्या होगा, ठीक है, ये जो ऐसे ट्रोपोमाइसिन लगा हुआ था, ठीक है, तो वो अपनी रेस्टिंग पोजीशन में वापस चला जाएगा, ठीक है। जैसे ये हमारा इस डायग्राम में, ठीक है, तो ये अगर ऐसे खड़ा था, ठीक है, ये हमारा जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इस पोजीशन में आ जाता है, पर अब ये इस पोजीशन में अपने आप आ जाएगा, ठीक है, और ये ट्रोपोमायोसिन इस पोजीशन में आ जाएगा, जिससे क्या होगा, एक्टिन और मायोसिन हेड में ब्लॉकेज आ जाएगी, ठीक है। अब मायोसिन हेड एक्टिन के साथ टाई अप नहीं कर सकता, ठीक है, तो मसल कंट्रैक्शन भी रुक जाएगी, ठीक है। तो it will troponin moves in the resting position, that is blocking active site from binding to myosin side। तो इससे क्या होगा, जो हमारा मसल है वो रिलैक्सेशन में जाना जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा कैल्शियम है वो जाएगा कहाँ, ठीक है, वो जाएगा हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। तो इसके भी ये भी दो तरह से हमारा कैल्शियम अंदर जा सकता है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है हमारी कैल्शियम की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है इनसाइड द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि हमें पता है ये यहाँ कैल्सिकोएस्ट्रिन पड़ा है, ठीक है, तो वो इसे पकड़ कर रखता है, ठीक है। अब हमारी बाहर कम कंसंट्रेशन है और ज़्यादा अंदर है, ठीक है, तो इसको कैल्शियम को अंदर भेजने के लिए हमें बहुत सारा एनर्जी लगेगा, ठीक है। तो उसे कैसे हम अचीव करेंगे, ठीक है, तो हमें एनर्जी के लिए एटीपी को तोड़ना पड़ेगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। अब कैल्शियम अंदर जाएगा, ठीक है, और इसके एक्सचेंज में हमारा जो प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन बाहर आएगा, ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, ये होता है कैल्शियम एटीपीएस, ठीक है। कैल्शियम विल एग्जिट द सेल, ये हमारा सेल है, इसमें अब कैल्शियम सेल से अंदर जाएगा अगेंस्ट इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ज़्यादा है, ठीक है, और प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाएगा कैल्शियम की वजह से, ठीक है, और प्रोटॉन सेल में आ जाएगा, ठीक है, और इसमें हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी होगा, ठीक है। तो एक तो ये प्रोसेस होगी, ठीक है, कैल्शियम एटीपी ऐसे एक तो कैल्शियम अंदर आएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और दूसरा क्या होता है, जो हमारा सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर होता है, ठीक है, हमें भी पता है हमारी जो सोडियम है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी कम होती है, यहाँ पर सेल में क्वांटिटी कम होती है, कंसंट्रेशन कम होती है, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो हमारा सोडियम है, ठीक है, सोडियम बाहर आएगा अगेंस्ट इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो कि सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, ये एक सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का होता है, ठीक है। सोडियम हमारा एंटर करेगा सेल में अगेंस्ट इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, वो क्या करेगी, कैल्शियम को अंदर भेज देगी और सोडियम को बाहर भेज देगी, ठीक है। तो वही प्रोसेस होता है, ठीक है, इसमें बस हमारा सोडियम अंदर आ रहा है, ठीक है, और इसे हम सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर कह देते हैं, ठीक है। और अगर बात करें चेंजेस ड्यूरिंग द सार्कोमियर, ठीक है, तो अब ये रिलैक्स हो रहे हैं, ठीक है, तो अब एच जोन का क्या होगा, जो हमारा एच जोन है वो रीअपियर होना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये हमारी कंट्रैक्टर स्टेट थी, ये हमारी रेस्टिंग स्टेट है, ठीक है। तो जब ये दोनों थिन फिलामेंट वापस चले जाएंगे अपने ओरिजिनल प्लेस पे, ठीक है, रेस्टिंग पोजीशन में, तो हमारा एच जोन वापस आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम ए बैंड की बात करें, ठीक है, तो इसकी थिकनेस, क्योंकि हमारा जो थिक फिलामेंट है उसकी मूवमेंट नहीं हो रही है, ठीक है, तो ये सेम ही रहेगा, ठीक है। और हमारा
आई बैंड भी वापस आना शुरू कर देगा, क्योंकि जो हमारी जेड लाइन थी, ठीक है, वो पहले कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, ठीक है, एक दूसरे के पास आ गई थी, पर अब ये दूर दूर चली जाएंगी और आई बैंड हमारा फिर से रीस्टोर होना शुरू कर देगा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, एच जोन हमारा वापस आ जाएगा, ठीक है, और जी डिस्क होती है, ठीक है, तो डी डिस्क भी अपार्ट चली जाएगी, क्योंकि वो टाइटन की वजह से एक दूसरे के पास आ गए थे कंट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। और जो आई बैंड है, ठीक है, वो भी रीपेयर होना शुरू कर देगा, क्योंकि अब जो जी डिस्क है, ठीक है, वो भी पीछे अपने आप जो टाइटन होगा, ठीक है, वो रिलैक्स हो जाएगा और इसको बड़ा कर देगा, ठीक है, जेड डिस्क को, ठीक है। अब जेड डिस्क अगर दूर दूर आ गई तो हमारा आई बैंड भी वापस आ जाएगा, और ए बैंड तो सेम ही रहता है, क्योंकि थिक फिलामेंट की साइज़ चेंज नहीं हो रही। तो यार अब हम इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक डिजीज़ होता है जिसका नाम होता है मायस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये जो हमारी निकोटीन रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, तो वैसे तो इनमें नॉर्मली तो यहाँ पर आकर हमारा एसिटाइल कोलिन लगता है और फिर मसल की कंट्रैक्शन होती है, पर इसमें क्या होगा, जो हमारी बॉडी है, ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम है, ठीक है, वो एक ऑटो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देंगे अपने ही शरीर के लिए, ये एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, और ये इसकी जगह पर आकर इससे एसिटाइल कोलिन की जगह पर ये आकर लग जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या, ठीक है, क्योंकि अब एसिटाइल कोलिन तो यहाँ पर लग नहीं सकता, ठीक है, तो बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडीज़, ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ एसिटाइल कोलिन, तो इससे क्या होगा, मसल को हमारा नर्व स्टिमुलस नहीं मिलेगा, ठीक है। अब उसे स्टिमुलस नहीं मिल रहा, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो इससे क्या होगा, हमारी जो प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस हमारी शुरू होने लग जाएगी इसके मायस्थीनिया ग्रेविस से, ठीक है। तो इस कंडीशन को हमें प्रिवेंट करना होता है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन होती है लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम, ठीक है, ये भी इसी की तरह होता है, ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो हमारे कैल्शियम के चैनल्स हैं, ठीक है, जैसे मैं इस डायग्राम में दिखाता हूँ, ठीक है, हम पहली डायग्राम में चलते हैं, ठीक है। तो जैसे ये वाले हमारे कैल्शियम चैनल्स हैं, ठीक है, तो लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम में क्या होगा, ये हमारे चैनल यहाँ पर एंटीबॉडीज आकर लग जाएगी, अब कैल्शियम अंदर नहीं आ पाएगा, ठीक है, कैल्शियम ने स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा, अब वो यहाँ नहीं आ पाएगा, ठीक है, तो ये इन स्नेयर प्रोटीन्स को भी स्टिमुलेट नहीं कर सकता, ठीक है। इससे क्या होगा, जो हमारा वेसिकल है, ठीक है, वो यहाँ पर फ्यूज़ नहीं होगा, ठीक है। अब अगर हमारा जो ये वेसिकल फ्यूज़ नहीं होंगे, ठीक है, तो फिर से हमारी जो कंट्रैक्शन है, ठीक है, अब वेसिकल रिलीज नहीं होंगे, ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन सिनेप्टिक क्लेफ्ट में नहीं आ पाएगा, तो इससे भी मसल स्टिमुलस नहीं मिलेगा, ठीक है, मसल को नर्वस स्टिमुलस नहीं मिलेगा, और इससे फिर से हमारी मसल की वीकनेस होगी, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट होती है इसमें हमारा डायाफ्राम, ठीक है, उसकी कंट्रैक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि क्या होगा, जब हमारा डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, इसकी वजह से हमें डेथ भी हो सकती है, ठीक है, तो ये डेंजरस सिम्टम्स है, ठीक है। और अगर हम देखें, हमने ये भी देखना है कि एसिटाइल कोलिन का होता क्या है, ठीक है, तो जब एसिटाइल कोलिन यूज़ हो जाता है, ठीक है, तो वो ज़्यादा कहाँ है, ठीक है, तो एक एंजाइम होता है जो हमारा सिनेप्टिक क्लेफ्ट में होता है, ठीक है, तो जिसे हम एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज कहते हैं, ठीक है, जो एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन करके कोलिन और एसिटेट में बदल देता है, ठीक है, और ये फिर से अगेन रीयूज कर सकता है, ठीक है, हमारा बॉडी। तो इसका ऐसे एसिटाइल कोलिन इज ब्रोकन इनटू एसिटेट एंड कोलिन, ठीक है, कोलिन तो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा बाय प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, ठीक है। तो अब हमारे शरीर को एसिटाइल कोलिन चाहिए होता है ताकि वो मसल को दोबारा कंट्रैक्ट करवा सके बाय द अल्फा मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब हमें ट्रीटमेंट देखना है मायस्थीनिया ग्रेविस और लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर हम कोलिन एस्ट्रेज इनिबिटर्स को लगा दें, ठीक है, अगर ये हमें दे दें, ठीक है, मेडिसिन की फॉर्म में, जैसे स्टाइगोस्टिगमिन और निस्टैगमिन,
ठीक है। ये दोनों दो मेडिकेशन होती हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगी, जब एसिटाइलकोलिन के ब्रेक डाउन को ये कम कर देंगी और हमारा एसिटाइलकोलिन ज़्यादा देर तक सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो हमारी अच्छा ये एंटीबॉडीज़ को भी डिस्प्लेस करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब एसिटाइलकोलिन बार बार, ठीक है, बढ़ेगा नहीं, ठीक है, तो ज़्यादा देर तक रहेगा एसिटाइलकोलिन। इससे क्या होगा, जो हमारी प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस थी, ठीक है, तो वो स्लो डाउन हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम एक ड्रग का देखें, ठीक है, जिसका नाम होता है सक्सिनाइलकोलिन, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब भी हमें ट्रैकेल की इंटूबेशन करनी होती है, ठीक है, तो हम इसे जनरल एनेस्थीसिया के साथ देते हैं, ताकि जो हमारे मसल्स होते हैं, ठीक है, जैसे ट्रैकिया के मसल्स होते हैं, ठीक है, तो वो रिलैक्स हो सकें, ताकि हम ट्रैकेल इंटूबेशन आराम से कर सकें, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, सक्सिनाइलकोलिन बाइंड टू निकोटीन रिसेप्टर टू एक्ट अगेंस्ट द एगोनिस्ट, मतलब ये भी एसिटाइलकोलिन का ही काम करेगा, ठीक है। पर इसका फंक्शन क्या होगा, पर ये क्योंकि ये प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन के लिए हमारे स्टिमुलस को देगा, ठीक है, तो जो एक्शन पोटेंशियल है वो इवेंचुअली ज़्यादा बढ़ जाए, कम हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा सोडियम के चैनल्स होते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा जल्दी क्लोज होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और जो सोडियम है वो कम आएगा सेल में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा एक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, वो कम रिलीज होगा, और जिससे कि कैल्शियम भी कम रिलीज होगा, और हमारा जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कम करेगा, और अल्टीमेटली इसमें रिलैक्सेशन ऑफ मसल होने लग जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो सोडियम है वो कम अंदर आएगा, ये इसे कम स्टिमुलेट करने लग जाएगा, ठीक है। तो हमारा एक्शन पोटेंशियल कम हो जाएगा, और हमारी मसल की रिलैक्सेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर हम टॉक्सिन्स की बात करें, ठीक है, तो दो तरह के टॉक्सिन होते हैं, बॉडीलिन टॉक्सिन और टेटनस टॉक्सिन, ठीक है। तो ये बॉडीलिन टॉक्सिन कहाँ आता है, ठीक है, ये हमारे कैन फूड से आ जाता है, और ये क्या करता है, ये हमारे जो स्नेयर प्रोटीन होते हैं, जैसे स्नाइप्टोब्रेविन और स्नैप्टोटैक्सिन, ठीक है, तो इनको ख़त्म कर देता है, ठीक है। अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो हमारा वेसिकल फ्यूज़ नहीं कर पाएगा सेल मेम्ब्रेन के पास, ठीक है, जिससे क्या होगा, नाउ कैन नॉट रिलीज एसिटाइलकोलिन इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। तो इससे क्या, और ये टॉक्सिन हम बोटॉक्स इंजेक्शन में भी यही देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जो हमारे मसल्स होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे जो रिंकल्स हैं, ठीक है, उनको हटाने के लिए हम भी यही बोटॉक्स इंजेक्शन ही देते हैं, ठीक है। और टेटनस टॉक्सिन की बात करें, ठीक है, तो ये भी स्नेयर प्रोटीन मेनली स्नाइप्टोब्रेविन के ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है। ये क्या करता है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है, तो वहाँ तक ट्रैवल करता है और गाबा को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। ये हमारे क्या करते हैं, जो हमारे गाबा न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ठीक है, तो ये इनहिबिटरी होते हैं, ठीक है, इनहिबिटरी होती है न्यूरोट्रांसमीटर को, ठीक है। तो जो हमारी अल्फा मोटर न्यूरॉन है, ठीक है, तो ये ज़्यादा फायर ना करे, इसलिए हमें ये चाहिए होती है। पर ये अब जब ख़त्म हो जाती है, ठीक है, इनको स्टॉप कर दिया जाता है, ठीक है, तो अब हाइपर एक्टिवेशन होने लग जाती है अल्फा मोटर न्यूरॉन्स की, ठीक है, तो ये ज़्यादा स्टिमुलेट होने लग जाएंगे। पर इसकी वजह, क्योंकि हमारा स्नैप्टोब्रेविन ये क्लीवेज कर चुका है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब एसिटाइलकोलिन तो है नहीं, पर अल्फा मोटर न्यूरॉन स्टिमुलेट हो रहा है, तो इससे क्या होगा, हमारा मसल जो है स्पाज्म हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि आर्चिंग ऑफ स्पाइन और लॉकजा हमने इस कंडीशन में देखा होगा, ठीक है, क्योंकि मसल ज़्यादा स्पाज्म हो रहा है, ठीक है। और रेस्पिरेटरी फेलियर भी इस पे आ सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो डायफ्राम है, ठीक है, वो भी ख़त्म हो रहा है, इसकी वजह से वो स्टिमुलेट नहीं हो पा रहा, ठीक है। और अगर हम देखें स्नेक टॉक्सिन देखें दो, ठीक है, एक तो डेंड्रोटॉक्सिन होता है, ठीक है, जो कि ब्लैक माम्बा स्नेक से आता है, ठीक है, और ये क्या करेगा, ये जो एंड में पोटेशियम चैनल्स एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, पोटेशियम का इफ्लक्स होता है, ठीक है, तो उसको रोक देगा। अब क्या होगा, जो हमारा कैल्शियम का इन्फ्लक्स है, ठीक है, वो तो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, एसिटाइलकोलिन बनता रहेगा, ठीक है, और ये एंड में कंडीशन क्या करवा देते हैं, कन्वर्जेंस करवा देते हैं हमारे एसिटाइलकोलिन की वजह से, हमें कन्वर्जेंस हो सकते हैं, ठीक है। और एक और टॉक्सिन होता है बंगारो टॉक्सिन, ठीक है, ये कोबरा स्नेक की वजह से होता है, ठीक है, और ये भी सेम ही इफेक्ट करता है, जैसे हम ये निकोटीन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि हमारा एक्टिवेशन ऑफ मसल प्रिवेंट होती है, और
अल्टीमेटली ये पैरालिसिस करवा दे।